हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मूलेटर ऑनलाइन पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थियोरी ऑफ फेलियर के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था कि स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर के बारे में। तो जब हमने स्ट्रेस टेंसर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि स्ट्रेस को हम लोग एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस को हमने क्या किया था, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। और इसी मैट्रिक्स को हमने क्या बोल दिया था, इस मैट्रिक्स का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है स्ट्रेस का, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोल देते थे क्या कि ये मेरा स्ट्रेस टेंसर है। और अगर यहाँ से एलिमेंट देखें हम लोग स्ट्रेस टेंसर का, तो टोटल एलिमेंट निकल के आता है 9। तो हमने बोल दिया था क्या कि एक हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर जो हमारा फॉर्मूला होता है एलिमेंट, या आप सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर। तो हमने क्या बोल दिया था कि यहाँ देखिए हमने क्या बोला था कि जो मेरा एलिमेंट होता है इन स्ट्रेस टेंसर, एलिमेंट ऑफ स्ट्रेस टेंसर वो इक्वल हो जाता है 3 के पावर n का। तो यहाँ से देखा था हमने कि स्ट्रेस मैट्रिक्स जो हमने फॉर्म किया था उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 9 थे और इसका वैल्यू कितना आता है 3 टू द पावर n। और यहाँ पे हमने बताया था कि जहाँ पे n मेरा क्या होता है, ये जो n है यहाँ पे n हो जाता है ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो यहीं से हमने बोल दिया था क्या कि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 2 और यहाँ से आ गया 3 का पावर n, तो n इक्वल टू हमारा कितना आ गया था 2। और यहीं से हमने बोला था कि स्ट्रेस मेरा क्या होता है, सेकंड ऑर्डर टेंसर होता है। स्ट्रेस इज ए सेकंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे मेरे पास फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि दो तरह के क्वांटिटी होते हैं, एक होते हैं स्केलर, एक होते हैं वेक्टर। तो अगर हम स्केलर की बात करें तो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और अगर वेक्टर क्वांटिटीज का बात करें तो उसमें मैग्नीट्यूड और प्लस में क्या हो जाता है, डायरेक्शन। ये हो जाते हैं मेरे स्केलर और एक ऐसा क्वांटिटी हो जाता है वेक्टर। तो स्केलर के बारे में क्या बोला जाता है कि जितना भी स्केलर होगा या जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग बोल देते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर। और उसके बाद अगर वेक्टर क्वांटिटी का बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। तो वहीं पे हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेस को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी ना कह के टेंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड अलोंग विद डायरेक्शन। और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, दो क्वांटिटी जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ सम, जो वेक्टर का सम का लॉ है उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे वो पैरेललोग्राम लॉ से निकले या फिर ट्रायंगल लॉ से निकले, तो उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो अगर मान लिया कि दो वेक्टर हमारे पास पी और क्यू है तो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये हम लोग क्या उसको बोल देते हैं वेक्टर। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेस का बात करते हैं तो स्ट्रेस क्या कहता है कि वेक्टर लॉ ऑफ सम को वो फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को क्या बोल देते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्ट्रेस मेरा क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन का फिर हमने मैट्रिक्स बनाया था, मैट्रिक्स बना के बोला था कि स्ट्रेन का जो इलास्टिक कंटेंट मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अगर ई या म्यू हो जाता है तो हम लोग उससे जी का कैलकुलेशन कर लेते थे, ई और जी का वैल्यू दिए हुआ है वहाँ से हम लोग म्यू का कैलकुलेशन कर लेते थे, और अगर जी और म्यू दिए हुए है वहाँ से हमने ई का कैलकुलेशन कर लिया था। तो इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था स्ट्रेन के बारे में। उसके बाद हमने स्ट्रेन का फॉर्मूला लिखा था क्या कि अगर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का बात करें तो वो क्या हो जा रहा था, सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस में म्यू सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस में म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। अगर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का बात करें तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा था क्या, सिग्मा वाई अपॉन में ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन में ई। उसी तरह से स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन का बात करें तो क्या लिख रहे थे हम लोग, सिग्मा जेड अपॉन में ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन में ई। उसके बाद अगर हमने गामा एक्स वाई का बात किया था तो हमने क्या बोल दिया था कि शियर स्ट्रेस अपॉन में मॉडुलस शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उससे अगर डिवाइड कर दे तो वो हमारे पास क्या निकल जा रहा था, शियर स्ट्रेन। उसी तरह से गामा वाई जेड का बात किया था हमने, तो गामा वाई जेड क्या लिख दिया था
कि टाउ वाई जेड अपॉन में जी। उसी तरह से अगर गामा जेड एक्स का बात करें तो क्या लिख दिया था, टाउ जेड एक्स अपॉन में जी। तो इसके बाद हमने एक और फॉर्मूला देखा था कि मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ से हमने बताया था कि अगर कोई मेरे पास बॉडी है, अगर उस पर हम लोग स्ट्रेस लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगाने के कारण अगर एक्स डायरेक्शन में यू, वाई डायरेक्शन में वी और जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू का डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ से हमने लिखा था कि अगर हम स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन का बात करें तो क्या हो जा रहा था अपना डी यू अपॉन डी एक्स। उसी तरह से स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन का बात करें तो कितना हो जा रहा था अपने पास डी वी अपॉन में डी वाई। और अगर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन का बात करें तो कितना हो जाता था डी डब्ल्यू अपॉन में डाउ जेड। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्ट्रेन, ये तो नॉर्मल स्ट्रेन था, अगर उसी तरह से अगर हम लोग सीरियल स्ट्रेन का बात करें, अगर हमारे गामा एक्स वाई निकालना हो तो उसके लिए हमने क्या बोल दिया था, एक्स के लिए नीचे में यू आएगा और वाई के लिए नीचे में वी आएगा। सॉरी, एक्स के नीचे में पहले एक्स है तो पहले एक्स आएगा और वाई है तो यहाँ पे वाई आएगा। और एक्स के लिए जो टर्म आएगा यू, एक्स के लिए जो टर्म आएगा यू उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था, और वाई के लिए जो टर्म आएगा वी उसको हमने यहाँ पे लिख दिया था। उसी तरह से गामा एक्स और गामा वाई जेड का बात करें तो पहले वाई है तो पहले वाई आ जाएगा, उसके बाद जेड है तो उसके बाद जेड आ जाएगा, और जेड के लिए जो टर्म आएगा डब्ल्यू वो यहाँ पे आ जाएगा, वाई के लिए जो टर्म आएगा भी वो यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से हमने लिखा था गामा जेड एक्स, तो गामा जेड के इसके लिए लिख दिया था क्या, जेड और एक्स है तो पहले जेड और एक्स नीचे में लिख दिए, और अगर एक्स के लिए टर्म आता है यू तो यहाँ पे आ जाएगा यू, और जेड के लिए जो टर्म आता है डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू। तो ये हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेन का फॉर्मूला पढ़ लिया था। तो ये सारा कुछ हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है क्या कि थियरी ऑफ फेलियर। देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग फेलियर कब मानते हैं। अगर इन जनरल हम लोग बात करें, इंजीनियरिंग को छोड़ दें, तो कोई चीज़ जब तक ब्रेक नहीं होता हम लोग ये नहीं बोलते कि हाँ उसमें फेलियर आ गया। मतलब कोई चीज़ को टूटना ही उसका क्या कहलाता है, फेलियर कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंजीनियरिंग का, तो अगर किसी भी मटेरियल में अगर जितना हमने एक डिफॉर्मेशन हम लोग एक लिमिट रखते हैं कि हाँ इस डिफॉर्मेशन लिमिट के इसके बाद अगर इसमें डिफॉर्मेशन आता है या डिफ्लेक्शन आता है तो हम लोग सॉरी, अगर इसमें डिफॉर्मेशन का एक लिमिट होता है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है तो हम लोग क्या बोल देते हैं, मटेरियल फेल कर जाता है। या हम लोग कोई एक स्ट्रेस, जैसे कि अभी बात करें कि आपने सॉम में सबने लैब किया होगा यूटीएम पे, टेंसाइल टेस्टिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ का टेस्ट किया होगा। माइल्ड स्टील हम लोग लेते हैं, माइल्ड स्टील में यूटीएम में उसको फिक्स करके टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं। जैसे क्या बात कर रहा हूँ मैं, जैसे सबने अपने ऐसा एक स्पेसिमेन देखा होगा, हमारे पास एक ऐसा स्पेसिमेन रहता है, इस स्पेसिमेन को हम लोग क्या कहते हैं, यूटीएम में ऊपर से क्लैंप कर देते हैं, नीचे से क्लैंप कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, इस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेस लगाने के कारण क्या होता है कि इसमें एक कप एंड कोन फेलियर हो जाता है। इसमें कप एंड कोन फेलियर हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ प्लॉट करने से हम लोगों को क्या मिलता है, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करें तो क्या देखते हैं कि कुछ समय तक तो स्ट्रेस मेरा स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन आता है, डिफॉर्मेशन आने के बाद उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारा क्या होता है, मटेरियल फेल कर जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो तरह का स्ट्रेन आता है, एक को हम लोग बोल देते हैं यील्ड स्ट्रेस और एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अगर हम बात करें यील्ड स्ट्रेस का, तो यील्ड स्ट्रेस पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है। अगर आप उस पर लोड हटा भी ले तो तब भी वो अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। मतलब मटेरियल एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं इंजीनियरिंग के टर्म में कि वो मटेरियल मेरा क्या हो गया है, फेल कर गया है। वहीं अगर कुछ मटेरियल में बात करें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ का बात करें, तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ से जैसे ही हमने लोड को ऊपर किया है तो वो मटेरियल मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। तो यही हो जाता है फेलियर। अब जैसे कि अगर आप अपने ऊपर लेते हो कि मान लिया जाए कि अगर मैंने कोई एग्जाम दिया, एग्जाम मेरा क्लियर नहीं हो पाया, तो 10 तरह के लोग 10 तरह का ओपिनियन देते हैं। कोई बोलते हैं कि हाँ आपने पढ़ाई नहीं किया है, कोई बोलते हैं कि ठीक है आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई नहीं की हो, कोई बोलता है कि नहीं आप एग्जाम को लेके सीरियस नहीं थे। तो अलग अलग लोग जो होते हैं वो अपना अलग अलग राय रखते हैं, तो उन्हीं राय को हम लोग क्या बोल देते हैं, थियरीज। तो वैसे ही अगर किसी मटेरियल का बात करें कि मटेरियल कब मेरा फेलियर कर रहा है, वो यील्ड स्ट्रेस पे फेलियर कर रहा है,
या फिर हो सकता है कि मटेरियल का कुछ इंटरनल प्रॉपर्टी है उसके कारण फेल कर जा रहा है, हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आ जा रहा है, मतलब स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, उसके कारण फेलियर हो जा रहा है, या हो सकता है कि उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी का कैपेसिटी था वो उससे ज़्यादा हो गया तो स्ट्रेन एनर्जी के कारण फेल कर गया, हो सकता है कि उसमें शियर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया तो शियर स्ट्रेस के कारण फेल हो गया। तो सब लोगों ने अलग अलग राय दिया, तो इन्हीं लोगों के राय को हम लोग क्या बोलते हैं कि थियरी ऑफ फेलियर। तो अगर हम बात करें थियरी ऑफ फेलियर का सबसे पहले हम लोग लेते हैं एक 2D स्ट्रक्चर। जैसे हमने अभी इस स्पेसिमेन का बात किया था, तो स्पेसिमेन में हमारा यूनी एक्सियल लोडिंग लग रहा था। अगर लोडिंग यूनी एक्सियल था तो हम इजीली बता दें कि हाँ मटेरियल मेरा क्या हो गया कि एक डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो लोड लगने के कारण इजीली हम लोग बता सकते हैं कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर किस टाइप से फेल करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर मेरे मटेरियल पे अगर अभी एक डायरेक्शन में लोड लग रहा था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि सिंपली अगर मान लिया कि इसका सिग्मा एक्स है, तो इसका हम लोग इजीली ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। ग्राफ प्लॉट करने के बाद क्या करते थे कि यील्ड स्ट्रेस कहाँ पे आएगा सॉरी मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, उसके बाद हम लोग बता देते थे कि हाँ कहाँ से मेरे मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है। परमानेंट डिफॉर्मेशन भी एक तरह का फेलियर हो जा रहा है, तो हम लोग बोल देते थे कि कितना मेरा सिग्मा एक्स है, तो क्या बोल देते थे कि कितना पे मेरा मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, मतलब सिग्मा वाई का वैल्यू वहाँ पे बता देते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम दो तरह का स्ट्रेस लगा, अभी हमने यहाँ पे दो तरह का स्ट्रेस लगाया, या ऐसे कहते हैं कि चलिए शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू लगा देते हैं। तो हमने क्या अप्लाई कर दिया यहाँ पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई, मतलब दो नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस अप्लाई किया है। तो आप सबने मोहर सर्किल पढ़ा होगा, तो मोहर सर्किल में हम लोग क्या करते थे कि अगर मान लिया कि ये मेरा सिग्मा एक्स है, ये मेरा सिग्मा वाई है, यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई है, यहाँ पे भी टाउ एक्स वाई है, दोनों को मिला के इसको रेडियस मानते हुए हम लोग क्या करते थे एक सर्किल ड्रॉ करते थे। और ये जो सर्किल आता था यहाँ से हमको क्या मिल जाता था, प्रिंसिपल स्ट्रेस का वैल्यू मिल जाता था। तो हमने क्या देखा था कि अगर मेरा इसको हम लोग बोल देते थे टाउ एक्स वाई ये हो जाता था मेरा सिग्मा एक्स, ये हो जाता था मेरा सिग्मा वाई, यहाँ पे हो जाता था मेरा सिग्मा टू, ये भी मेरा क्या हो जाता था टाउ एक्स वाई। और अगर इसी इसके रेडियस को हम लोग क्या बोल देते थे टाउ मैक्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो मोहर सर्किल में ये सारा कुछ आपने पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर किसी मटेरियल पे अगर यूनी एक्सियल लोड लग रहा है, तब तो हम लोग उसको इजीली बता सकते थे कि उसका फेलियर उसी स्ट्रेस के कारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारा लोड लग रहा है, तो हो सकता है मान लिया कि एक मटेरियल मेरा ये है, उसमें अभी स्ट्रेस लगाया हमने सिग्मा, सिग्मा के कारण मेरा कुछ ऐसा ग्राफ बन गया। उसी तरह से आप ग्राफ देखोगे तो हो सकता है वो बढ़ते जाए, एक समय ऐसा है कि मे बी वो शियर स्ट्रेस में फेल कर जाए। नॉर्मल वो प्रिंसिपल स्ट्रेस में वो फेल ना करे, लेकिन शियर स्ट्रेस में फेल कर जाए। तो आप ये भी नहीं बता सकते हो कि कौन से कंडीशन में वो प्रिंसिपल स्ट्रेस में फेल करेगा, कौन से स्ट्रेस में वो शियर स्ट्रेस में फेल करेगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेस का कंडीशन आप बढ़ाते जाओगे, आपके लिए कॉम्प्लेक्शन उतना मतलब उतना ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा कि आप बता नहीं पाओगे कि हाँ उसका फेलियर कैसे हो रहा है। तो हमने क्या किया था कि अगर अभी तो यहाँ पे 2D, अगर हम जनरल लोडिंग कंडीशन की बात करें, लोडिंग कंडीशन में आपके पास तीन तरह के स्ट्रेस आ जाते हैं, तो बहुत तरह के स्ट्रेस आ जाते हैं। स्ट्रेस का तो मान लीजिए कि अगर इस सेक्शन की बात करें, तो अगर इसको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड मान रहे, तो आप ये नहीं बता सकते हो हाँ कि किस स्ट्रेस के कारण आपका फेलियर हो रहा है। तो इन सब फेलियर को समझने के लिए हमने क्या किया कि सिंपली एक स्ट्रेस कंडीशन लगाया, यूनी एक्सियल कंडीशन का लगाया, और यूनी एक्सियल कंडीशन में ही हम लोग डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस को रखते हुए देखते गए कि हाँ किस कंडीशन में मेरा मटेरियल फेल हो रहा है। और इन्हीं सब थियोरी से रिलेटेड जो भी हम लोग पढ़े उसी को हमने बोल दिया क्या कि थियोरी ऑफ फेलियर। तो बस सिंपल यही समझना है कि अगर मेरा लोड यूनी एक्सियल है, तब तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं इजीली कि मेरा मटेरियल में जो फेलियर हो रहा है वो यूनी एक्सियल लोडिंग के कारण हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोडिंग मेरा कॉम्प्लेक्स होते गया, वैसे वैसे सॉरी वैसे वैसे ये बताना मुश्किल होते गया कि मेरा जो फेलियर हो रहा है कि वो सिग्मा मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण फेलियर हो रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण फेलियर हो रहा है, या फिर कौन से स्ट्रेस के कारण फेलियर होते जा रहा है, वो बताना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने क्या पढ़ाई किया था, थियरी ऑफ फेलियर। तो आइए अब डिस्कस करते हैं थियरी ऑफ फेलियर के बारे में। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि मान लिया कि कोई मेरे पास एक स्पेसिमेन हो, अगर हमारे पास कोई स्पेसिमेन हो और उस पर अगर हम जैसे कि आपने ये लैब किया होगा यूटीएम में कि इसको हम लोग ऊपर से क्लैम्प कर देते हैं और उसके बाद फिर क्या लगाते हैं टेंसाइल लोड लगाते हैं। तो मान लिया कि हमने एक टेंसाइल लोड लगाया, तो
टेंसाइल लोड लगाने के कारण क्या होता है कि इसमें एक इलोंगेशन होगा, और इलोंगेशन होते होते एक समय ऐसा आएगा कि उसमें क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर आ जाएगा। तो इसका लोड मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट हमें कुछ ऐसा मिलता है। एफ वाई बोल सकते हैं, सिग्मा यू बोल सकते हैं, इसको सिग्मा वाई बोल सकते हैं। ये मेरा यील्ड स्ट्रेस हो गया, ये मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर मेरा लोडिंग यूनी एक्सियल हो तब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो भी फेलियर होगा वो इसी लोड के कारण जो स्ट्रेस आएगा उसी स्ट्रेस के कारण फेलियर होगा। लेकिन अगर हमारे पास लोडिंग बढ़ा दिया जाए, जैसे एक लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक लोड आपको इस डायरेक्शन में लगे, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि हाँ मेरा फेलियर किसके कारण हो रहा है या किसके कारण पहले फेलियर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपका कि हाँ मेरा मटेरियल कैसा, मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करेगा, उसके बाद लोडिंग का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। तो वही हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मेरा लोडिंग यूनी एक्सियल हो तब हम लोग इजीली बता सकते हैं कि हाँ फेलियर क्या हो रहा है। लेकिन अगर लोडिंग का कंडीशन हम लोग चेंज करते जाते हैं, यहाँ पे अगर हमने सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दो तरह का लोड लगाया, उसके साथ साथ मेरे पास एक शियर स्ट्रेस भी लग रहा था, अगर इसमें वही हम लोग क्या करते हैं कि तीन तरह का स्ट्रेस लगा दें, तब ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तब हम लोग इजीली और नहीं बता पाएंगे, तब तो हम लोग मतलब बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हाँ किसके कारण मेरे मटेरियल में फेलियर हो रहा है। तो इन्हीं सब कॉम्प्लेक्शन को दूर करने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थियरी ऑफ फेलियर। तो थियरी ऑफ फेलियर के बारे में क्या बोल रहा है कि अगर जैसे कि थियरी ऑफ फेलियर देखने से पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे इस मटेरियल का हम लोग बात करें, अगर अभी मान लिया जाए कि मेरा परमिसिबल स्ट्रेस मान लें कि सिग्मा यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस के बाद मेरा मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जा रहा है, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि मटेरियल मेरा फेल कर जा रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा मटेरियल वो फेल ना करे, तो हम लोग इस मटेरियल में वही स्ट्रेस अप्लाई करेंगे जिसका वैल्यू मेरा क्या हो, सिग्मा वाई से कम हो। अगर जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, अगर स्ट्रेस का, अगर यूनिएक्सियल स्ट्रेस का हम बात कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेस का वैल्यू मेरा यील्ड स्ट्रेस से कम हो, तो अगर यील्ड स्ट्रेस से कम होगा तो वो मटेरियल फेल नहीं करेगा, मतलब इस कंडीशन को हमने क्या बोल दिया, सेफ्टी कंडीशन। मतलब अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम रहेगा तो वो उस मटेरियल में मेरा फेलियर नहीं होगा। अगर यही हम बात करें कि अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू, जैसे जब हम डिजाइन करने लग जाते हैं तो डिजाइन करते समय क्या करते हैं कि जो भी यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू, अगर यील्ड स्ट्रेस अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी कम हो, मतलब इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, तो अगर मेरा स्ट्रेस का वैल्यू परमिसिबल स्ट्रेस से वैल्यू से कम हो, तो इस क्राइटेरिया को हम लोग बोल देते हैं डिजाइन क्राइटेरिया। मतलब हम लोग डिजाइन इसी को मान के चलते हैं कि जो भी मेरा स्ट्रेस हो, जितना हमने परमिट किया है उससे मेरा स्ट्रेस क्या हो, कम ही रहे। जबकि हमको पता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 ही होता है, मतलब यील्ड स्ट्रेस से ये वैल्यू और कम हो गया है, मतलब स्ट्रेस को और हमने, मतलब हम लोग और ज़्यादा सेफर साइड में आ गए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंडीशन पे मान के हम लोग डिजाइन करते हैं कि इस कंडीशन में हम और ज़्यादा सेफर साइड में रहेंगे, तो इस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं डिजाइन कंडीशन। और अगर मेरा यही स्ट्रेस का वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि अब मेरा स्ट्रक्चर क्या हो गया है, फेल कर गया। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फेलियर कंडीशन। तो यही हम लोगों को पढ़ना है कि फेलियर कंडीशन हमारा क्या होगा। अभी तो बस मैंने यूनिएक्सियल के बारे में बात किया था, तो जब मेरा लोडिंग लगेगा बोथ डायरेक्शन में, मतलब एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, तब क्या होगा, जब हम जनरल लोडिंग कंडीशन का बात करेंगे उस समय कैसा कैसा फेलियर आएगा। तो जैसे आपको पता है कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही फेल करे, हो सकता है कि उसमें मेरा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जाए तो वो स्ट्रेन के कारण भी फेलियर हो सकता है। तो जैसे हमने बोला अभी इस कंडीशन में भी नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण इस मटेरियल में मेरा कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा और उस प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण भी फेलियर हो सकता है। तो वही हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी क्या होगा। हो सकता है कि शियर के कारण फेलियर आ जाए, तो हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई भी मटेरियल में, जैसे आपने पढ़ा होगा स्ट्रेन एनर्जी, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेन को स्ट्रेस के टर्म में लिखे तो हम लोग क्या लिख देते हैं, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ही। तो
यहाँ से हम लोग ये भी देखेंगे कि किस मटेरियल में जैसे जैसे हम लोग स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ाते जाते हैं उस मटेरियल के अंदर का स्ट्रेन एनर्जी बढ़ते जाता है। तो एक लिमिट तक स्ट्रेन एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी उस मटेरियल रेसिस्ट नहीं कर पाएगा और मटेरियल मेरा क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे कि हाँ मटेरियल में स्ट्रेन एनर्जी के कारण कब फेलियर आएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन एनर्जी मेरा दो तरह से होता है, डायरेक्ट लोडिंग के कारण एक होता है शियर टेंशन शियर के कारण जो फेलियर होता है सो। तो उसी के बाद हम लोग देखेंगे कि शियर में कब मेरा स्ट्रेन एनर्जी में फेलियर आ रहा है, जिसको हम लोग और बोल देते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी फेलियर। तो हम लोग वहाँ पे ये भी देखेंगे कि मेरा डिस्टॉर्शन एनर्जी के कारण कब मटेरियल में फेलियर हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ फेलियर मेरा कहता क्या। तो थ्योरी ऑफ फेलियर मेरा क्या कह रहा है कि अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग, अगर मेरा लोडिंग यूनी एक्सियल है तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि मेरा मटेरियल कब फेलियर होगा। तो क्या बोला, अंडर यूनी एक्सियल लोडिंग प्रिडिक्शन ऑफ अ स्ट्रेंथ इज इजी, मतलब किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ हम लोग इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाउएवर अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन, लेकिन अगर हम लोग जनरल लोडिंग कंडीशन का बात करें तो जनरल लोडिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रिडिक्शन ऑफ अ स्ट्रेंथ बिकम्स डिफिकल्ट। जो हमारा स्ट्रेंथ का प्रिडिक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हेंस वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर हैव बीन प्रपोज्ड, और इसी डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के थियरीज दिए हैं। तो वही बोल रहा है क्या कि हेंस वेरियस थियरीज ऑफ फेलियर हैव बीन प्रपोज्ड, बहुत तरह थियरी का बहुत तरह थियरी ऑफ फेलियर दिया गया, ईच ऑफ विच इज सुटेबल फॉर ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड पर्टिकुलर स्ट्रेस कंडीशन। और वो सारे जो थियरीज हैं वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए दिया गया है या किसी स्पेशल स्ट्रेस कंडीशन के लिए दिया गया है कि कब लोडिंग कंडीशन क्या होगा, क्या मेरा वो स्ट्रेस में फेल कर रहा है, क्या वो मेरा स्ट्रेन में फेल कर रहा है, क्या वो मेरा शियर स्ट्रेस में फेल कर रहा है, क्या वो मेरा स्ट्रेन एनर्जी के टर्म में फेल कर रहा है। तो वो ऐसी जैसे हर चीज़ में एक जंक्शन होता है, वैसे हम लोग जब थियरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग कुछ जंक्शन मान के चलेंगे। तो एक तरह से मेरा जंक्शन क्या होता है कि द थियरीज ऑफ फेलियर डिस्कस आर हियर कंसिडर ओनली मटेरियल फेलियर। हम लोग जब भी बात करेंगे तो किसके फेलियर के बारे में बात करेंगे, मटेरियल का। जैसे कि इसमें हमने बताया था कि ये मेरा स्पेसिमेन है, तो स्पेसिमेन में अगर लोडिंग लगाएंगे तो लोडिंग लगाने के कारण मेरा कैसा फेलियर हो जाता है, कब कौन फेलियर हो जाता है, सारा कुछ अपने सामने पढ़ रखा है कि मेरा जो माइल्ड स्टील है वो किस में फेलियर हो जाता है, सीआर में फेलियर होता है, सीआर में भी कैसा कब कौन फेलियर होता है, और एंगल का वैल्यू कितना हो जाता है 45 डिग्री। तो ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। तो हमने क्या बोला कि थियरीज ऑफ फेलियर डिस्कस हियर कंसीडर ओनली मटेरियल फेलियर, ये मटेरियल फेलियर में ही फेल करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर मेरा कॉलम हो, कोई कॉलम हो, और अगर कॉलम का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस कॉलम में क्या आ जाता है, बकलिंग आने लग जाता है। इस कॉलम में क्या आ जाता है, बकलिंग आने लग जाता है। तो हम लोग वैसे फेलियर को डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इस टॉपिक में बस वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो मटेरियल के फेलियर से रिलेटेड हो। तो वहीं पे बोला गया क्या, नॉट फॉर द फेलियर अनस्टेबिलिटी लाइक बकलिंग, मतलब बकलिंग ये सब के कारण फेलियर होता है वो सब हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा जंक्शन क्या हमने लेके चल रहा क्या हमने लिया है कि द थ्योरी ऑफ फेलियर डिस्कस हियर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक लोडिंग कंडीशन। जैसे आगे आप लोग चलेंगे कि एक मूवेबल लोड भी होता है। जैसे आप बात करते हो ब्रिज पे, तो ब्रिज पे जब हम लोग चलते हैं तो उसमें गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ी तो रुकी हुई है नहीं, गाड़ी चलती रहती है, आती रहती है, चलती रहती है, आती रहती है। तो वैसे लोड को हम लोग बोल देते हैं मूवेबल लोड। तो हम लोग जब थियरी ऑफ फेलियर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टैटिक लोडिंग का बात कर रहे हैं कि जो लोड स्टैटिक हो। हम लोग यहाँ पे मूवेबल लोड या डायनेमिक लोड का बात नहीं कर रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि द थियरी ऑफ फेलियर डिस्कस हियर आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्टैटिक लोडिंग, नॉट फॉर डायनेमिक लोडिंग और मूवेबल लोडिंग। तो ये था मेरा थियरी ऑफ फेलियर। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि मेरा थियरी ऑफ फेलियर जो होता है वो कितने टाइप्स का होगा। तो हम लोग देख रहे थे कि कितने तरह के थियरीज ऑफ फेलियर हो रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, थर्ड नंबर पे आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, फोर्थ नंबर पे है मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, और फिफ्थ नंबर पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी, या इसी को और बोल देते हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो ये क्या क्या है एक बार इनका हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले आता है मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो आप अगर हम बात करें कि कोई एक मटेरियल है, अभी हम लोग मान रहे हैं कि इसमें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दो तरह के स्ट्रेस क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। या मान लेते हैं कि इसमें शियर स्ट्रेस और भी एक्ट कर रहा है। तो अगर इसके कारण जब हम मोहर सर्किल प्लॉट करते थे मान लेते थे कि ये मेरा सिग्मा एक्स है, ये मेरा सिग्मा वाई है,
ये मेरा टाउ एक्स वाई हो जाता था, सिग्मा वाई, ये मेरा टाउ एक्स वाई हो जाता था, और इसको दोनों को मिलाने से जो रेडियस बनता था, इसको जो सेंटर बनता था, सेंटर इसको रेडियस मानते हुए हम लोग जो सर्किल ड्रॉ करते थे वो मोहर सर्किल ड्रॉ करते थे। मोहर सर्किल से हमको मिलता था 2 पॉइंट, एक सिग्मा 1 सिग्मा 2। अगर भी हम 2D कंडीशन में बात कर रहे हैं तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट आते थे, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। इन्हीं स्ट्रेसेस को हम लोग क्या बोल देते थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अब किस कंडीशन में मेरा जो फेलियर होगा वो इस स्ट्रेसेस के कारण हो जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के कारण होगा। वही थियरी हमको बताएगा कौन सा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी। अब इसी सर्किल में देखिए, अगर हम बात करें ये मेरा सिग्मा 1 है, ये मेरा सिग्मा 2 है, तो अगर इस लेंथ का बात करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई, और अगर सिर्फ इस रेडियस का बात करें तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, और यही रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा जिसको हम लोग बोल देते हैं टाउ मैक्स, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी। तो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी का, तो वहाँ पे जो, अगर इसमें हम बात करें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी का, तो मान लेते हैं अगर 3D कंडीशन है तो 3D कंडीशन में हमारे पास 3 तरह का स्ट्रेस आता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। और वही अगर हम बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी का, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी में हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लिया जाए कि सिग्मा 1 है, और सबसे छोटा वाले को मान लेते हैं कि अगर सिग्मा 3 है। अगर ये मेरा क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये मेरा 3D कंडीशन है, और अगर इस साइड डिस्कस करें अगर 2D कंडीशन को, तो 2D कंडीशन में हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह का स्ट्रेस आता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। तो हम लोग बोल देते हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 2 ही तरह के स्ट्रेस आ रहे हैं। तो इन्हीं स्ट्रेसेस से रिलेटेड जो भी फेलियर का बात करेंगे वो हम लोग किसमें बात करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी में। अगर वही बात करें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी का, तो यहाँ से देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी रेडियस हो जाता है, और अभी हमने रेडियस कैलकुलेट किया कितना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। तो अगर 3D कंडीशन में बात करेंगे तो सबसे बड़ा हो जाता है सिग्मा 1, सबसे छोटा हो जाता है सिग्मा 3। तो यहाँ से अगर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम निकालेंगे तो कितना जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, और इसी स्ट्रेस को बोल देते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो इसके कारण जो फेलियर आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के कारण जो फेलियर आएगा, इसके थियरी को जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी में। उसी तरह से बात करते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी। तो अगर मेरे पास ये स्ट्रेन है सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो अगर 2D कंडीशन में बात करें तो 2D कंडीशन में मेरे पास क्या जाएगा कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2। इस कंडीशन में हो सकता है कि अगर मेरा निगेटिव हो, तो निगेटिव हो जाने के बाद हम लोग क्या ले, अगर एक मेरा टेंसाइल लग रहा है, एक मेरा कंप्रेसिव लग रहा है, उसमें हम लोग क्या लेते हैं, दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, और इसमें से जो सबसे बड़ा हो जाता है वही मेरा किसका काम कर देता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात करता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का काम करता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सारा कुछ आपने मोहर सर्किल में पढ़ रखा होगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम लोग किसको कहते हैं। उसके बाद बात करें अगर हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन का, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन निकालने के लिए भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रेन मेरा क्या हो जाता है, अगर एक्स डायरेक्शन में मेरा लोड लग रहा है एक्स, तो सिग्मा एक्स अपॉन में ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन में ई, और माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन में ई। अगर हम लोग एक पल के लिए मान लेते हैं कि सारा जो स्ट्रेस लग रहा है वो मेरा सेम है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन है, मतलब सारा स्ट्रेस सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा वाई बराबर सिग्मा जेड है, तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि सिग्मा बटा ई मेरा कांस्टेंट कॉमन आ जाता है, और बच क्या जाता है मेरे पास 1 माइनस 2 म्यू। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी का, तो उसके कारण जो फेलियर आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा ई अपन में 1 माइनस 2 म्यू। या फिर अगर हम लोग अलग अलग लोडिंग का बात करें तो कितना हो जाएगा कि सिग्मा एक्स अपॉन में ई, अलग अलग लोडिंग की बात करें तो 1 बटा ई मेरा कॉमन आ जाएगा, और सिग्मा 1 माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, म्यू इंटू सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। इसके कारण जो फेलियर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी में। तो अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी लिखे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस में म्यू प्लस में सिग्मा वाई प्लस में सिग्मा जेड अपॉन में ई। इसके कारण जो भी फेलियर आएगा वो किस में हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी में। ये मेरा 3D केस है। अगर 2D केस में बात करें तो 2D केस में मेरा सिग्मा जेड 0 हो जाता है, और जैसे ही सिग्मा जेड 0 हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ बच जाएगा क्या कि सिग्मा वाई अपन में ई। तो अगर इसके लिए लिखे हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा वाई अपन में ई। ये हमारा हो जाता है 2D केस में। तो अगर मेरा फेलियर जो हो रहा है वो इस स्ट्रेन के कारण हो रहा है, तो उस फेलियर को हम लोग किस में पढ़ेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थियरी में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है एनर्जी थ्योरी। जब हम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी का बात करते हैं तो स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी मेरा क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू आपने पढ़ रखा होगा कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन।
स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का हम लोग बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी पूरे मटेरियल में नहीं, हम लोग उसके एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए बात करते हैं। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का बात करें तो मेरा क्या आ जाता है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और हुक्स लॉ से आप लोग जानते हो कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाता है, ई इंटू में स्ट्रेन। तो यहाँ से स्ट्रेन का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाता है, स्ट्रेस अपॉन में ई। तो अगर स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन में ई रखेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू में स्ट्रेस अपॉन में ई। तो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2e। ये तो कब आ रहा है, जब आप हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन लेके चल रहे हो कि सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा है तब। जब हम जनरल लोडिंग कंडीशन का बात करेंगे तो उसमें सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड तीनों तरह के लोड लगेगा। और तीनों तरह के लोड लगेगा तो वहाँ पे अगर एक डायरेक्शन में सिग्मा स्क्वायर तो दूसरे डायरेक्शन में म्यू का भी कंपोनेंट आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको आ जाता है क्या, 1/2e सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस में सिग्मा 3 स्क्वायर माइनस में 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस में सिग्मा 2 सिग्मा 3 और प्लस में सिग्मा 3 सिग्मा 1 एक्स वाई जेड, इसको भी आप बोल सकते हैं सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड। तो ये हमने क्या बोल दिया कि अगर इस स्टेज के कारण जो फेलियर आ रहा है, इस स्टेज के कारण जो भी इस स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के कारण जो फेलियर आएगा वो हम लोग किसमें पढ़ेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थियरी में। और अगर एक अगर 2D कंडीशन में बात करें तो सिग्मा 3 वाला कंपोनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो जैसे सिग्मा 3 वाला कंपोनेंट 0 आ जाएगा तो सिर्फ बच कितना जाएगा, सिग्मा 1 का स्क्वायर सिग्मा 2 का स्क्वायर और 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। तो ये हमारा 2D का केस बन जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी का, तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, 1/12g इंटू में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी का फॉर्मूला का बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा कि 1/12g सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का होल स्क्वायर प्लस में सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 का होल स्क्वायर और प्लस में सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का होल स्क्वायर। और इसके कारण जो भी फेलियर आएगा वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थियरी, या इसी को बोल देते हैं डिस्टॉर्शन एनर्जी थियरी में। तो ये सारा हमारा क्या है, यही मेन मेथड्स हैं थियरी ऑफ फेलियर का। तो इन मेथड्स ऑफ फेलियर को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थियरी का, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।